हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि बेटा आपको पता है कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समाज शास्त्र का जो उद्भव कैसे हुआ है उसको समझाया था। तो उसको मैंने आपको चार जो कीवर्ड्स थे, चार जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में समझाया था कि उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हम दो क्वेश्चंस तो डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से पहला था शाब्दिक अर्थ और दूसरा था जो स्थापना, कि समाज शास्त्र की स्थापना किसने की है और समाज शास्त्र की जो शाब्दिक परिभाषा है वो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज ये सेकंड वीडियो है, तो हम इसमें आपका जो समाज शास्त्र की परिभाषाएं हैं और समाज शास्त्र का जो उद्भव है वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे समाज शास्त्र जो टॉपिक है आपका वो नेम लिख रखा है। एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव, इसकी याद है। ठीक है, तो ये आपका पेपर नेम हो गया और ये बीए जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है, जो बीएचयू से रिलेट करते हैं, और ये उनका फर्स्ट पेपर है। तो बेटा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिख रखा है, समाज शास्त्र की परिभाषाएं। समाज शास्त्र की परिभाषाएं, तो परिभाषा मैंने बताया था कि अपने शब्दों में जब हम किसी भी बात को व्यक्त करते हैं तो वो परिभाषा हो जाती है। जिन्होंने समाज को अपने नजरिए से किस तरीके से देखा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बेटा हम समाज शास्त्र की परिभाषा। समाज शास्त्र की परिभाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने समाज शास्त्र को एक समाज वैज्ञानिक विषय व सामाजिक विषय के रूप में अपने तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। समाज वैज्ञानिक विषय व वैज्ञानिक विषय के रूप में, सामाजिक विषय के रूप में। वैज्ञानिक मैंने आपको फिर बोला था, किसी भी चीज को जब हम क्रमबद्ध, एक सीक्वेंसी होती है उसमें, उस तरीके से जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारा चीज जो है वो क्रम तरीकों से जब चलेगा तो वैज्ञानिक तरीका हो जाएगा वो, कि उस पे अनेक तर्क वितर्क हुए हैं, अनेक उस पे सवाल किए गए हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, समाज में ऐसे लोग हैं तो समाज में ऐसे लोग रहते हैं, निवास करते हैं तो क्यों, उस क्यों का रीजन जब आता है ना कि ऐसा है तो क्यों, और उस क्यों को जब साबित करने आ जाते हैं तो फिर वैज्ञानिक तरीके से हम देखेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे सबसे पहली जो परिभाषा दी हुई है वो दी हुई है मैक्स वेबर के अनुसार। ये एक विद्वान थे, इनको समाजशास्त्री भी बोलेंगे हम। तो इन्होंने परिभाषा क्या दी हुई है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी प्रक्रिया व प्रभावों की बुद्धि संगत व्याख्या की जा सके। व्याख्यात्मक बोध, इन्होंने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न तरीकों से उसकी व्याख्या करके देखा है, उसको पहचाना है, फिर उसको उसकी प्रक्रिया के प्रभावों जो पड़ा है उस पर बुद्धि व्याख्या की जा सके। उस पर बुद्धि व्याख्या की है इन्होंने कि जो समाज में जो भी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किन किन चीजों से लड़ रहे हैं, उस चीज को उन्होंने व्याख्या करके एक एक चीज, छोटी छोटी सी चीजों को उन्होंने अपने नजरिए से देखा है, हर एक पहलू का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक, तो ये व्याख्या तरीके से उन्होंने वर्णन किया। फिर दूसरा देखते हैं हम वार्ड के अनुसार, कि वार्ड ने अपने शब्दों में क्या कहा है। इन्होंने कहा है समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। जो समाज शास्त्र है वह समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र जो विषय है वो समाज का विज्ञान है, मतलब कि समाज में जो लोग हैं उन लोगों का विज्ञान है, उनके बारे में जो स्थिति बताएगी कि समाज में जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना पालन पोषण करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जो समाज शास्त्र, उन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, कि प्रॉपर वो समाज के
लिए ही बना हुआ है। फिर बात करते हैं गिडिंग्स के अनुसार। ये गिडिंग्स हैं, इनके अनुसार देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर वही बात आगे कि वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन आप सोचते होंगे बार बार वैज्ञानिक क्या, वैज्ञानिक अध्ययन आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज के अंदर एकदम घुस जाओ, किसी भी चीज को इस तरीके से उसके पहलू को देखो कि वो चीज एकदम, जब हम उसको उस चीज का जब हम कोई उदाहरण निकालें या कोई एक प्रक्रिया निकालें तो वो इस तरीके से आए कि लोगों के समझ में आ सके, तो वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। जैसे कि आप कभी भी घर में चाय बनाएं, ठीक है, चाय सबके यहाँ बनती होगी, वो चाय की जो प्रक्रिया है कि चाय में पानी का पड़ेगा, पानी के बाद चाय पत्ती, दूध, एक एक करके सारी चीजें पड़ेंगी, तो उस चाय का निर्माण होगा। तो वही है समाज। समाज में जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, पूरे रिलेट हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, फिर अपने आसपास लोगों से जुड़े हुए हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, तो वो एक वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक प्रणाली जो होती है वो कहलाएगी। तो उस तरीके से अध्ययन किया है। तो उन्होंने कहा कि समाज का शास्त्र जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। वो आप समझ गए कि वैज्ञानिक अध्ययन का तरीका मतलब एक उसका एक रीजन है कि ये चीज है। उसके बाद में मैकाइबर के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इन संबंधों के जाल को हम समाज शास्त्र कहते हैं। जो समाज शास्त्र जो विषय है वो संबंधों के विषय में है कि समाज में जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो उनके संबंध बने हुए हैं, एक फैमिली से, दोस्तों से, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे, विद्यालय में संबंध, मंदिर जाए वहां संबंध, हर जगह आपका एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब हम जाएंगे अपने टीचर्स से मिलेंगे, वहां पे हमारा एक कहते हैं ना एक विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध, अभी हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा संबंध विस्थापित होगा यहाँ से। इस तरीके से आप हमें जानेंगे कि हम आपको कुछ विषय लेके आए हैं, उस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी और आपकी जान पहचान उस विषय के माध्यम से होगी। तो एक माध्यम जुड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि जो समाज शास्त्र है वो संबंधों के विषय में है, कि जो संबंध है उसके विषय में दर्शाता है। इन संबंधों के जाल को हम समाज शास्त्र कहते हैं। और जो वो जाल बनता है एक समाज में रहने से, जो जाल बनता है संबंधों का जाल, उसे ही हम क्या कहेंगे, समाज शास्त्र। इन्होंने कहा है जो संबंधों का जाल बनेगा उसे ही समाज शास्त्र कहा है। तो ये इनके शब्दों में परिभाषाएं हैं। अब हम आपसे कि समाज को, समाज शास्त्र को अगर समझना है तो समाज को समझिए, समाज में जो लोग हैं उनको समझिए, समाज में जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में जानिए, जो स्थापित होता है। बाहर निकलेंगे जब आप, बाहरी दुनिया से आपका संबंध स्थापित होगा, तो ये क्या होगा, वहां से संबंध बनना स्टार्ट हुआ, ये जाते 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 रुकता नहीं है, ये आपका जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। आपके जो संबंध हैं वो बनते रहते हैं, एक दोस्त के नाते, एक मित्र, एक अध्यापक के नाते, एक शिक्षक के नाते, विद्यार्थी के नाते, जो भी आप काम करें उसके नाते आपके जो संबंध है वो बनते रहेंगे। तो यही इन्होंने बताया है कि समाज शास्त्र को आखिर जानना है तो समाज में जो लोग हैं सबसे पहले उनके बारे में जानिए, तब आप समाज शास्त्र को जान पाएंगे। इस विषय का जो कहते हैं ना उद्भव हुआ है वो क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है कि समाज में जो भी परिस्थितियां रही हैं वो किस हिसाब से रही हैं, और इस विषय को लाने के लिए क्यों विवश हुआ है, ये जो विषय लाया हो गया है वो क्यों लाया गया है, ये बता रहे हैं कि जो समाज शास्त्र है वो एक्चुअल में है क्या। तो समाज शास्त्र आप जान चुके हैं, इनकी परिभाषाओं में आपने ये देखा है कि ये सारे ही लोग समाज शास्त्र को एक विज्ञान से जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक अध्ययन से जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, अपने समाज को जानने के लिए ही समाज शास्त्र का विकास हुआ है।
क्योंकि समाज के ऊपर चर्चाएं तो हुई हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन वो जो चर्चा हुई है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस में नहीं हुई है, जिसमें आप एकदम अच्छे से जान सकें कि समाजशास्त्र है क्या। तो ये आपने देखी आज परिभाषाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हम देखेंगे उसमें कि इसका उद्भव कैसे हुआ है। ये परिभाषाओं से ही आप समझ लीजिए कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो क्यों हुआ है, समाज की जो भी परिस्थितियां हैं उनको बदलने के लिए। तो अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में। हाँ, तो अब बात करते हैं बेटा हम समाजशास्त्र का उद्भव, इसकी यादें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में। तो अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव। फाइनली हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। समाजशास्त्र का उद्भव किस तरीके से हुआ? समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने का श्रेय फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट काम्टे को जाता है, जिन्होंने 1838 में इस नए विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र नाम किसने दिया ये मैंने आपको संस्थापक के रूप में जब पढ़ा रहे थे तो बताया था। अभी हम आपको बता रहे हैं कब दिया था। ये दिया था 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र को नाम दिया था, तभी इसका विकास किया था। जब नाम दिया तभी तो उसके बारे में चर्चाएं हुई, तो ये इन्होंने नाम दिया था। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोपीय महाद्वीप में उस समय हुआ जब वहां की जनता सामंतवादी व्यवस्था के प्रति असहज एवं असुरक्षित महसूस करने लगी थी। साथ ही वह अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से निजात पाने का प्रयास करने लगी। यूरोप में जब जो क्रांति हुई थी तो वहां के जो लोग थे उनमें जो असमानताएं आ गई थी कि इतना ज्यादा वहां पे अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी कि सारे लोग ये जो वहां के थे वो घबराने लगे थे। इतनी ज्यादा उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो हानि हुई थी। तो वहीं से हमारा जो ये समाजशास्त्र का उद्भव है होना शुरू हो जाता है। वहां की जो परिस्थिति होती है उसमें जो इतनी ज्यादा कहते हैं कि आपस में मतभेद हो रहे थे कि उस वजह से समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो अगस्त काम्टे ने किया। उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को देखा, तब उन्हें समाज के जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा, और फिर ये वहीं से जो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वहीं से स्टार्ट होता है, जो फ्रांस की क्रांति है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रयास औद्योगिक क्रांति 1760, यह प्रयास औद्योगिक क्रांति 1760 एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789 क्रांति के रूप में सामने आया। अभी मैंने बोला कि ये जो कारण थे, ये जो इसका उद्भव वो किस कारण से आया, तो ये जो आपकी औद्योगिक क्रांति थी और जो फ्रांस की क्रांति है वहीं से आपके समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उस समय समाजशास्त्र का उद्भव ही समानता की जंग से हुआ है। जो समाजशास्त्र का उद्भव है वो समानता की जंग से हुआ है कि समानताएं नहीं थी, लोग आपस में तालमेल नहीं रख रहे थे। रहते तो जरूर थे लेकिन उनके बीच मतभेद बहुत होते थे, कभी राजनीतिक कारणों से, कभी धार्मिक कारणों से, कभी आर्थिक कारणों से उनमें मतभेद होते ही रहते थे। और वहीं से निकल के आता है हमारा समाजशास्त्र का उद्भव। व्यवस्था जो फ्रांस की थी वो इतनी अस्त व्यस्त थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था जो अगस्त काम्टे थे कि वो समाज को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने समाज को समझने की कोशिश वहां से स्टार्ट कर दी, तब जाके ये समाजशास्त्र का विषय का जो विकास है वो हुआ।
और फ्रांस क्रांति के समाज शास्त्र की व्युत्पत्ति के लिए मुख्य कारणों में से एक थी। जो फ्रांस की क्रांति थी, मैंने अभी बताया आपको, वो मुख्य कारणों में से एक थी, क्योंकि वहीं से अगस्त कामटी जी के दिमाग में ये आता है कि चर्चाएं तो बहुत होती हैं, पर पार्टिकुलर समाज पे चर्चा नहीं होती है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ऐसे मुद्दे में लिया जाए जो एक गहन अध्ययन के रूप में उसे लाया जाए, कि लोग जान सकें कि समाज जो है अपना, जब वो समाज ही नहीं सही रहेगा, समाज के लोग ही नहीं सही रहेंगे, तो विकास कहाँ से होगा। समाज की जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिस्थितियां हैं वही नहीं सही रहेंगी, तो विकास कहाँ से होगा। तो ये चीज अगस्त कामटे के दिमाग में आया। तब उन्होंने इस पे गहन अध्ययन किया और फ्रांस की क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मुख्य कारणों देखने को मिलते हैं। जो फ्रांस की क्रांति, मैंने बोला कि वहां पे जो धार्मिक, राजनीतिक कारणों पे चर्चा, परिस्थिति जब नहीं सही रहेगी तो वही मुख्य कारण भी थे, और इन्हीं मुख्य कारणों से ही जो लोग वहां गए थे वो परेशान थे। इसको निजात पाने के लिए ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक छुटकारा पाया जाए इस चीज से, कि आए दिन दंगे फसाद किसी न किसी चीज को लेके हमें जो समाज के लोग थे उनको अपना बलिदान देना पड़ता था। तो इसीलिए अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र, समाज की उत्पत्ति की है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी देश में होने वाली क्रांति या आंदोलन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण ही देखने को मिलते हैं। कोई भी क्रांति हो बेटा, कोई भी क्रांति हो या कोई भी मुद्दा हो या कोई भी आंदोलन हो, उसमें पिसता कौन है और किसके लिए वो आंदोलन किए जाते हैं। कभी आपने सोचा होगा ये आंदोलन किए जाते हैं, ये क्रांतियां की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? अपने हक के लिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो या तो आर्थिक, या तो राजनीतिक, या तो धार्मिक कारण होगा, तभी ही तो क्रांति होगी। इसी बेस पे जो कोई भी आंदोलन जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही कारण तो मुख्य है। समाज इन कारणों से या इन चीजों से ही मिलकर बना हुआ है। समाज को फिर समझे हम, तो समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर समूह निवास करता है, फिर वो चाहे गरीब हो या मीडियम हो या रिच फैमिली हो, पर वो हैं तो समाज में, समाज का हिस्सा तो वो सभी कहलाएंगे। इसलिए हर एक लोग, हर एक समाज में जो जातियां हैं, समाज में जो लोग हैं, जो धर्म हैं, सबको, सब पे बात होनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, समाज में जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए समाजशास्त्र का विषय का जो उद्भव है वो हुआ। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कारण क्या रहते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, ये कारण रहते हैं। इन्हीं कारणों से ही हमारा समाज, जो समाजशास्त्र, उस विषय का उत्पादन हुआ है। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहां पे कितने लोगों ने अपना राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से ही अपना क्रांति को झेला। इसमें कुछ लोगों की तो अपनी इतनी बुरी हार होती है और कुछ लोगों की वैसे ही होती है। और पिस्ता इसमें है जो एक निम्न आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो पिसते हैं, क्योंकि उनपे तो बात करने के लिए कोई है ही नहीं। फिर वहां से राजनीतिक शुरू होती है, फिर वहीं से राजनीतिक कारण होते हैं। धर्म से कोई रिलेटेड की चीज होगी तो वहां से धार्मिक कारण स्टार्ट हो जाएंगे, आर्थिक कारण स्टार्ट हो जाएंगे जब आपकी कोई भी आर्थिक स्थिति नहीं सही रहेगी, तो यही कारण आपके हो जाते हैं। समाज शास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए, जो ये कारण हैं, इन पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है
या स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है। ये भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक सुधार आंदोलन, जो राजनीतिक सुधार आंदोलन होते हैं उन पर आधारित है। गिंग्सबर्ग कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है वो राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है। समाज में जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो धार्मिक स्थिति है, वो जो आंदोलन किए जाएंगे इसलिए ही ये आंदोलन किए जाएंगे कि उनकी स्थिति में बदलाव आए, या जो चीज नहीं मिल रही है अपने हिस्से के लिए लड़ने के लिए बदलाव किए जाएं। तो वही हमारी क्या बोलते हैं कि आंदोलन पर आधारित ही हमारा समाजशास्त्र कहलाएगा। जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा, जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा, मीन्स जो सामाजिक दशाएं थी उनको हर एक पहलू से उसको देखा, उसको समझा, और ये उन्होंने आवश्यक समझा कि कारण तो कोई भी हो, जुड़ा समाज से ही रहे। तो यही है कि राजनीतिक आधारित पे जो आंदोलन किए जाएंगे वो भी आपसे ही जुड़े होंगे, धर्म से किए जाएंगे तो वो भी आपसे ही जुड़े होंगे, समाज से जुड़े होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व मानवीय संबंधों की जटिलता के अध्ययन का विश्लेषण दोनों ही यथार्थता की कसौटी पर कसने के लिए समाजशास्त्र का आविर्भाव एक सामाजिक विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में हुआ। इसका जो आविर्भाव है कब हुआ, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से होना स्टार्ट हो गई, 19वीं शताब्दी से होना शुरू हुई थी। तो ये था समाजशास्त्र के बारे में, जो उसका उद्भव हुआ है वो किन कारणों की वजह से हुआ है, क्या मेन कारण उसका था। उसका मेन कारण था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जो हानि हुई थी, फ्रांस की क्रांति में जो लोगों की दशा थी, उस दशा को जब अगस्त कांटे ने देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना इस चीज पे, इस मुद्दे पे बात की जाए। और जब बात की गई तो इस मुद्दे से लोग, या इस जो समस्या से थे वो लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते अनेक विद्वान आए जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहना शुरू किया। परिभाषाओं में मैंने आपको भी बताया, उन सब ने अपने अपने विचार रखे कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज विज्ञान है। इस तरीके से उन्होंने समाजशास्त्र बताया। तो मेन कारण आप जान चुके हैं, जैसे मैंने बताया था इसका उद्भव बहुत पुराना है, ठीक है। तो प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, हेरोडोटस, जॉन ऑन जस्टिस के लेखन में, तथा भारतीय दार्शनिक मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो मनु की मनुस्मृति थी, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, से हमें सामाजिक विचार के कुछ प्राचीन स्रोत मिलते हैं, लेकिन ये दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार थे, समाजशास्त्री नहीं थे। प्लेटो, अरस्तु और जो हेरोडोटस विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, ये क्या थे, ये मतलब कि इन्होंने चर्चाएं तो की थी, समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में भी कहा था, लेकिन समाज को एक पार्टिकुलर विषय के रूप में इन्होंने इसका उदाहरण नहीं दिया, इसको विकसित नहीं किया, इस पे चर्चा नहीं की। ये चर्चा सिर्फ करते थे उसकी राजनीतिक, आर्थिक, उसके जितने भी कारण थे उन पे चर्चा कर लेते थे, पर एक सामाजिक कारणों पे कभी चर्चा नहीं की। बस ऐसे ही उस पे एक, कहते हैं ना कि जब सारे ही मतों पे ध्यान देते थे वो, राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, तो वो इस पे भी सामाजिक कारण भी देख लेते थे, लेकिन एक पार्टिकुलर समाज को देखना, वो इनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चाहे फिर वो मनु की मनुस्मृति हो, उसमें समाजशास्त्र की चर्चा नहीं हुई है,
पर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं। ये अर्थशास्त्र हो तो ये क्या थे? ये एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, लेकिन ये क्या ये समाजशास्त्री नहीं थे। ये क्या नहीं थे? समाजशास्त्री नहीं थे। समाजशास्त्री कौन था? समाजशास्त्री थे आपके अगस्त कम्टे, जिन्होंने एक समाज को जो है अपने नजरिए से देखा, उसको अपने नजरिए से देखकर उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए समाजशास्त्र विषय का उत्पादन किया या उद्भव किया। क्योंकि इन्होंने समाज के आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक पहलुओं पर चर्चा की, पर मुख्य रूप से समाजशास्त्र की नहीं। बात वही आ गई जो मैंने अभी आपसे कहा कि धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थितियों पे बात की, पर समाजशास्त्र की चर्चा नहीं की। समाजशास्त्र की मुख्य रूप से चर्चा अगस्त काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, जिनकी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया। तो इनकी ये बुक्स को आप याद रखिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी। इन्होंने जो बुक ये लिखी थी उस पे ही इन्होंने अध्ययन किया था, उसमें ही समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। ऐसे कई विद्वान जिनमें स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स एवं अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विज्ञान के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपके जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी समाजशास्त्र को अकादमिक रूप में एक विद्यापीठ के रूप में स्थापित करने में उसमें अपना योगदान दिया है। कहते हैं कि किसी भी चीज के पीछे एक ही इंसान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, तब वो चीज बनती है। लेकिन जो इंसान चलना शुरू करता है वही आगे दिखेगा आपको। पीछे के जो आएंगे वो तो आएंगे, आपके साथ में है, लेकिन एक मुख्य जो इंसान होगा जिसने कदम बढ़ाया है जिस चीज की ओर, वो कहलाएगा। तो वो है अगस्त काम्टे, जिन्होंने समाजशास्त्र के ऊपर मुख्य रूप से बात की और उसका उद्भव किया और समाज शास्त्र को विषय के रूप में हमारे और आपके लिए बनाया। समाज को जानना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से आप समाज में रहते हैं तो उस समाज को जानना हमारा एक कर्तव्य बनता है कि समाज में जो लोग हैं, समाज में जो स्थिति है, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा भी कर्तव्य है कि क्यों ना हम समाज में हैं तो उसका एक अच्छा सा विकास हो सके। उस चक्कर में हम समाजशास्त्र को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम समाज के जो लोग हैं उनसे जुड़ सके और उसे बेहतर समझ सके। इसीलिए ये विषय का उद्भव हुआ है। तो आज मैंने आपकी 2 टॉपिक्स पे, जो टॉपिक था उसके 2 जो क्वेश्चंस थे उन पे बात की थी, जो रह गए थे आपके 2 क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिए थे, वो आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो देखिएगा पहले फर्स्ट वीडियो, उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है। फिर मैंने आपका जो संस्थापक है उनके बारे में बताया, अगस्त काम्टे के बारे में बताया है। तो पहले वो जरूर देखिएगा, उसके बाद में ये देखिए। तो आई होप आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।